हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि मैं इस चैनल पर जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त से, तो उसके जो टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों, है ना, इस टेस्ट सीरीज़ को मैंने दोस्तों खुद टेस्ट दे करके, है ना, फिर उसमें क्या मैंने गलतियाँ की हैं और क्या हमें गलती नहीं करनी चाहिए एग्ज़ाम में, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों हम बिल्कुल 360 डिग्री से कवर करते हैं, मतलब इसको चारों तरफ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको लेकर कवर करते हैं दोस्तों, जिससे आपको उस टाइप के क्वेश्चन पे एकदम मजबूत हो जाए पकड़ आपका, ठीक है, और जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, चूँकि मैं टेस्ट खुद देता हूं दोस्तों, और मेरा आप देख सकते हैं कि मेरा जो परफॉर्म है वो कैसा है दोस्तों। मैं नहीं कहता हूं कि दोस्तों मेरा परफॉर्म जो है बहुत अच्छा है, फिर भी हम अपने परफॉर्म को मजबूत तो कर सकते हैं दोस्तों। आप मेरे साथ तैयारी करिए, ठीक है, और देखते रहिए कैसे मेरी जो मार्क्स हैं क्या है इम्प्रूव होते जा रहे हैं दोस्तों। उसमें मेरे मार्क्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह आपके भी जो भी डाउट्स हैं दोस्तों धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कवर होते जाएंगे, और आप उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर देखें यहाँ पर मेरे जो मेरा मार्क्स है दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें ओवरऑल दोस्तों, तो इस समय अभी तक दोस्तों 3149 लोग, है ना, इस टेस्ट को दे चुके हैं, ठीक है। भविष्य में दोस्तों और भी लोग इससे जुड़ेंगे और भी टेस्ट देंगे दोस्तों, जिससे इसमें जो देखिए दोस्तों मेरा जो रैंक है 172 रैंक है दोस्तों, है ना। और अगर आप देखें तो ओवरऑल जो दोस्तों इनका जो कट ऑफ जा रहा है दोस्तों ओबीसी का, चूँकि मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, तो जो ओबीसी का कट ऑफ जा रहा है वो 54 से 56 है, और जो मेरा मार्क्स है दोस्तों वह 70 पॉइंट कुछ है ना, 25 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, और मतलब उस कंपटीशन एग्ज़ाम में जहाँ पर मैथ्स मार्क होता है, वहाँ आपका एक्यूरेसी दोस्तों। तो मेरा एक्यूरेसी यहाँ पर बेकार चला गया दोस्तों। मैंने 11 क्वेश्चन जो है गलत कर दिए दोस्तों। इसमें कुछ गलतियाँ मेरी भी है दोस्तों। जैसे आपको होता है कुछ क्वेश्चन आपको आते हुए भी आप गलत आंसर टिक कर देते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन को आप पूरा ध्यान से नहीं पढ़ते, इस वजह से गलत क्वेश्चन आंसर टिक करके जाते हैं। तो इस तरह से गलतियां होती रहती हैं दोस्तों। तो उसी गलतियों को सुधारना ही इस टेस्ट सीरीज है, इसका मकसद है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों, तो इसका मैंने जो पार्ट 1 था दोस्तों, कल इसको अपलोड कर दिया था, उसमें मैंने 40 क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके थे। आज हम अगले 40 क्वेश्चन के बाद यानी 193वें क्वेश्चन से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आने वाला है, ठीक है दोस्तों, और आप इससे अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो आपने 40 क्वेश्चन पहले ही भी कवर कर लिए हैं दोस्तों, है ना। ये आपका 41 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जो 41 नंबर का क्वेश्चन है वो साइंस से है। क्या कह रहा है दोस्तों कि ओजोन का निर्माण दोस्तों, है ना, ओजोन का निर्माण जो है वो किस परत में है होता है, ठीक है, सॉरी, ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु आपस में मिल जाते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन के 3 परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो ये ओजोन का निर्माण होता है दोस्तों, है ना। यानी ये बनता है क्या, O3, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। आपको पता है कि यह पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, पृथ्वी पे जो भी जीवित जंतु हैं, ठीक है, उससे रक्षा करती है। यानी यह सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं दोस्तों, यह अवशोषित कर लेता है उसको, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, ओजोन मंडल का जो 90% देखिए जो आपका क्या है वायुमंडल है दोस्तों, उसमें 4 परत होते हैं दोस्तों। कितनी परत, 4 परत, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला जो होता है इसको क्षोभ मंडल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। दूसरा जो होता है आपको दोस्तों समताप मंडल है, फिर ठीक है आयन मंडल है, और ये फिर बाह्य मंडल है, ठीक है दोस्तों। तो जो ओजोन मंडल होता है इसका 80% या ऐसे कहें 90% भाग कहाँ होता है, समताप मंडल में पाया जाता है, और जो 10% भाग होता है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। यह एक तरह से वायु की एक परत है दोस्तों, है ना। वायु की क्या है, एक परत है, ओजोन जो गैस है, ठीक है, इसकी एक परत बन जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, यानी पृथ्वी पर नहीं आने देती है। अगर ये पराबैंगनी कीड़े आ जाते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि जो जितने भी पेड़ पौधे हैं सब झुलस जाएंगे दोस्तों। यानी जो हमारी जो स्किन है दोस्तों,
ये भी क्या हो जाएंगे, झुलस जाएंगे, ठीक है। और इन्हें जो चर्म रोग जैसी बीमारियां भी होने लगेंगी। तो इस हानिकारक कीड़ों से हमारी रक्षा करता है कौन, ओजोन परत, है ना। अच्छा, ओजोन जो है दोस्तों, इसको सबसे अधिक जो प्रभावित करने वाला कारक है दोस्तों, वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है दोस्तों। ओजोन परत को सबसे अधिक क्षति जो पहुंचाता है वह क्या पहुंचाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की ही क्षति पहुंचाता है, ठीक है। तो आपको पता है ओजोन गैस इसके उत्सर्जन से मतलब रिलेटेड क्या हुआ है, एक सम्मेलन हुआ था क्योटो सम्मेलन, जो जापान में हुआ था दोस्तों। ये 1972 में हुआ था तक, जिसको हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित एक प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। कब हुआ था, 1972 में, ठीक है। कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, ओजोन परत के संरक्षण को दोस्तों संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। चलिए, समुद्री जल में नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों। देखिए, जैसे समुद्री जल में जो नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया है दोस्तों, क्या होता है कि इसमें समुद्र के किनारे हम लोग क्या मजदूर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी क्यारी बनाते हैं। और जब समुद्र के में ज्वार आता है ना दोस्तों, ठीक है, तो ज्वार आने से क्या होता है, इनका जो जल होता है दोस्तों, जो समुद्र का खारा जल होता है, इसमें क्या होता है, भर जाता है। और कुछ टाइम बाद दोस्तों, जब इनका जो क्या होता है कि इनके जो वाष्प होते हैं ना, वाष्प जो जल होते हैं, वह वाष्प बन करके क्या होते हैं, मतलब निकल जाते हैं, और जो नमक होता है वो क्या होता है, बच जाता है। यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया से दोस्तों ये क्या होता है कि नमक को बनाया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें ऊर्ध्वापातन की, तो ये कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों। तो अगर कोई ठोस है दोस्तों, ये बिना द्रव में बदले ही सीधे क्या होता है, गैस में बदल जाता है, ठीक है। अगर किसी ठोस को अगर गर्म कर लें, तो अगर बिना द्रव में बदले सीधे क्या हो रहा है, गैस में बदल जा रहा है दोस्तों। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल में अगर देखें, तो जो आपका नमक होता है दोस्तों, यानी नमक, सोडियम, ठीक है, नमक जो होता है दोस्तों, यानी सॉरी सोडियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों। और अगर हम बात करें कि आयोडीन, है ना, ये आपके जो है दोस्तों, ये कपूर की बात कर लें दोस्तों, अगर कपूर को आप जलाते हैं तो बिना, वो ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, बिना मतलब द्रव में बदले वो सीधे क्या होता है, गैस में बदल जाता है। तो ये ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है दोस्तों। अगर बात करें संघनन की, तो जब क्या होता है कि जब वाष्प क्या होते हैं आपस में मिल करके, है ना, क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, है ना। यानी वाष्प का जल में बदलना संघनन कहलाता है, ठीक है। और जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। अधिकतम सूर्य ऊर्जा सूर्य ऊर्जा को कौन फंसाता है दोस्तों। जैसे देखिए, समझिए दोस्तों कि जो सूर्य का ऊर्जा पृथ्वी पर आता है, ठीक है, तो ये अलग अलग जगहों पर क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कुछ पेड़ पौधे कुछ ले लेते हैं, ठीक है, कुछ इसका हम उपयोग कर लेते हैं, जैसे सौर सेल में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन सबसे फिर जो भी जो कीड़े होती हैं, फिर क्या होती हैं, टकराने के बाद, फिर पृथ्वी से टकराने के बाद ये बिगड़ क्या होते हैं, फिर वापस जाते हैं। तो जो अधिकतम जो ऊर्जा का खपत कौन करता है, शैवाल कर लेता है। कौन कर लेता है, शैवाल कर लेता है। और शैवाल को आपको पता है दोस्तों, ये शैवाल जो है, ठीक है, शैवाल और कवक, इनमें जो होता है सहजीविता का संबंध होता है। यानी शैवाल जो होता है दोस्तों, इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल होता है तो इसलिए अपना भोजन बना लेता है, ठीक है। लेकिन शैवाल को रहने के लिए जगह कौन देता है, कवक देता है ना। और कवक इसके बदले में क्या लेता है, शैवाल से भोजन ले लेता है। तो इस संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीविता का संबंध बोलते हैं, ठीक है। और शैवाल और कवक का जो मिलकर के क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। और लाइकेन जो होता है ना, ये पर्यावरण प्रदूषण का सूचना देता है। यानी एक तरह से सूचक है दोस्तों, है ना। पर्यावरण प्रदूषण का एक तरह से क्या है, सूचक है लाइकेन। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है दोस्तों, है ना। देखिए दोस्तों, अगर बात करें जितने भी जैन तीर्थकर हुए हैं दोस्तों, यानी अब तक टोटल मतलब 24 जैन तीर्थकर हुए हैं, ठीक है, 24। जिसमें जो पहले थे वो थे ऋषभनाथ। कौन थे, ऋषभनाथ। जो दूसरे थे दोस्तों, ये थे अजीतनाथ, ठीक है। जो यही पूछा था दोस्तों। और जो 23वें थे दोस्तों, वह थे पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ। और जो दोस्तों 24वें थे, वह थे आपके महावीर, ठीक है, महावीर जी थे, ठीक है। वर्धमान महावीर इनको कहा जाता है, ठीक है। ये थे 24वें नंबर के। तो दोस्तों
जो वर्तमान महावीर है दोस्तों, इन्हीं को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ थे, तो इनको भी जैन धर्म का संस्थापक मान लिया जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो महावीर थे। ठीक है, तो इनका अगर बात करें दोस्तों, बैल किसका चिन्ह था दोस्तों? तो बैल था दोस्तों, ये था आपका क्या बोलते हैं, पार्श ऋषभनाथ का, है ना। जो पहले तीर्थकर थे उनका क्या था? ऋषभनाथ का जो था बैल था। ठीक है, सांप की बात करें तो सांप क्या हो गया? पार्श्वनाथ का हो गया दोस्तों। शेर जो है दोस्तों, शेर है ना, शेर आपका जो है प्रतीक चिन्ह है किसका? महावीर जी का, है ना। महावीर जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर है। और जो आपका दोस्तों हाथी है ना, हाथी, ये आपके अजीत नाथ का है। तो आपसे यही पूछा जाएगा, पहला या दूसरा पूछेगा, फिर 23वां या 24वां पूछेगा, या जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे इससे पूछा जाएगा। ठीक है, जैन धर्म की जो पहला सम्मेलन हुआ था दोस्तों, वह वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में, याद रखिएगा। जैन धर्म का पहला जो सम्मेलन कहाँ हुआ था? वैशाली में ही हुआ था। ठीक है, और अगर बात करें तो जैन मतलब जो महावीर थे दोस्तों, इनके जो माता का नाम था क्या था? त्रिशाला था। क्या था? त्रिशाला था इनके माता का नाम। ठीक है, और जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी दोस्तों, 5 शिक्षाएं हैं दोस्तों, यानी 5 वचन आप कह सकते हैं इसको। पहला है अहिंसा, सत्य और अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। मतलब इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि इनमें से कौन से जैन धर्म की वचन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछा जाएगा त्रिरत्न किससे संबंधित दोस्तों? जो त्रिरत्न है वो जैन धर्म से ही संबंधित है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना। जैन धर्म अगर बात करें दोस्तों तो इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला था, और इनके जो पिता का नाम था क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और महावीर का जो जन्म था दोस्तों, ये राजगिरी के पास स्थित पावापुरी में इनका निर्वाण हुआ था दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने होंगे। इनका जन्मस्थली कहाँ है दोस्तों? वैशाली में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने होंगे। निम्नलिखित में से कौन राजनीति डीएसपी के निषेध सिद्धांत के तहत प्रावधान नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, एक काम का अधिकार जो है दोस्तों, ये बिल्कुल है डीएसपी में आता है दोस्तों। डीपीएसपी अगर बात करें तो डीपीएसपी का, तो ये आपको लिया गया है, इसको बोलते हैं नीति निषेध सिद्धांत दोस्तों, और ये आपको लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? जो नीति निषेध सिद्धांत है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों इसकी अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो जो राज्य का नीति निषेध जो सिद्धांत है दोस्तों, ठीक है, ये संविधान के चौथे अनुसूची में है। किस अनुसूची? सॉरी संविधान के चौथे भाग में है। आपको पता नहीं इसमें टोटल कितने भाग होते हैं संविधान में? टोटल 22 भाग हैं। ठीक है, तो चौथा जो भाग है दोस्तों, इसी में क्या है? डीपीएसपी है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक है। कहाँ तक है? 36 से 51 तक है दोस्तों ये अनुच्छेद। ठीक है, और तो इसमें जो कुछ है, जैसे अगर बात करें जो काम का अधिकार है दोस्तों, ये अनुच्छेद 41 में हाँ, एक अनुच्छेद आपका 41 में आ जाएगा आपका जो काम करने का अधिकार है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो है अनुच्छेद 44 है दोस्तों, ये समान सिविल संहिता से है। क्या है? समान सिविल संहिता। अनुच्छेद जो 50 है दोस्तों, यह न्यायपालिका और कार्यपालिका में शक्तियों का बंटवारा है दोस्तों। क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका में शक्तियों का बंटवारा। अनुच्छेद 49 से जो संबंध दोस्तों, जो मतलब धरोहर है दोस्तों, है ना, जो भारत के धरोहर हैं दोस्तों, उनकी संरक्षण से संबंधित है। क्या? अनुच्छेद 49 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये मतलब इससे संबंधित इतने आपके जो अनुच्छेद हैं, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो आपको। जो नरेगा है दोस्तों, नरेगा ये 41वें अनुच्छेद में आता है दोस्तों। किस अनुच्छेद में? 41वें अनुच्छेद में। और जो आपका दोस्तों 40वां अनुच्छेद है दोस्तों, वह पंचायती राज से है दोस्तों। किस राज से? पंचायती, यानी पंचायत से कौन संबंधित कौन अनुच्छेद है? 40 है। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें थे दोस्तों जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों पंचायत त्रिस्तरीय जो पंचायती व्यवस्था था दोस्तों, ठीक है, तो ये आपको राजस्थान के नागौर जिला से क्या हुआ था? इसको आरंभ किया गया था 1959 में। कब आरंभ किया गया था? 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से इसको आरंभ किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए
निम्न में से ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या था दोस्तों? तो 2021 में जो भारत का स्थान है दोस्तों वो है आपका 140 है। क्या है? 140 है। और जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों, ठीक है, यह जारी करता है आपका विश्व आर्थिक मंच। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। और यह 2019 में दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड दिया था। क्या दिया था? क्रिस्टल अवार्ड दिया था दीपिका पादुकोण को, ठीक है। तो जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है दोस्तों कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसमें अगर बात करें दोस्तों तो जो भारत की रैंक है दोस्तों कितनी है? 140 है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं दोस्तों, यानी टोटल 156 देशों पर रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। इसमें देखी क्या जाती है दोस्तों? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा और राजनीतिक अधिकारिता, ठीक है। तो इस पे ये जो है रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। दोस्तों हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण इंडेक्स की, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण इंडेक्स की हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोस्तों, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है दोस्तों यह विश्व बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों इसमें जो भारत की रैंक है दोस्तों 63 रैंक है दोस्तों। किसमें कितना है? 63 रैंक। और कितने देशों में? 190 देशों में, ठीक है। 190 देशों में भारत की रैंक कौन सी है? 63 है दोस्तों। टॉप पे कौन है? तो जो टॉप पे है दोस्तों वह है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। और जो लास्ट है दोस्तों वह क्या है? सोमालिया, यानी 190वां नंबर जो जिसका है वो क्या है? सोमालिया। इसके आधार कितने हैं दोस्तों, यानी कितने आधार पर जारी किया था? इसके 10 आधार हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने होंगे। अगर बात करें दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो ये जारी करता है दोस्तों बीपो जारी करता है। कौन जारी करता है? बीपो, यानी WIPO, ये जारी करता है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों इसमें भारत की रैंक क्या है दोस्तों, तो भारत की रैंक जो है दोस्तों 48 रैंक है। और इसमें टॉप पे जो है दोस्तों स्विट्जरलैंड है। कौन है? टॉप पर है दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों इसमें लास्ट किसका है, तो लास्ट जो है दोस्तों ये है यमन का। कौन है? यमन, ठीक है। दोस्तों अगर बात करें मानव विकास सूचकांक का, यानी इसको जारी कौन करता है? UNDP जारी करता है। कौन जारी करता है? UNDP, मानव विकास सूचकांक जो इंडेक्स है दोस्तों वह जारी करता है UNDP। और इसमें अगर बात करें दोस्तों भारत की जो रैंक है दोस्तों, ठीक है, भारत की जो रैंक है वह है इस 2021 मतलब इस समय 131 रैंक है। और 2019 की अगर बात करें दोस्तों तो 2019 में इसका 129 रैंक था, ठीक है। और इसमें अगर फर्स्ट पे बात करें तो फर्स्ट पे कौन है? नॉर्वे है। और लास्ट पर कौन है? नाइजर है। टोटल 189 देशों में ये जारी किया गया है, ठीक है। इसकी आधार की अगर बात करें दोस्तों तो ये है साक्षरता, है ना, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, ये 3 आधार हैं दोस्तों इसके। बात करें तो अगर दोस्तों खुशहाली इंडेक्स की, है ना, खुशहाली इंडेक्स मतलब विश्व में कौन देश सबसे अधिक खुशहाल है दोस्तों, तो अगर इसमें पहले नाम आता है दोस्तों फर्स्ट पे तो आता है फिनलैंड का। किसका आता है? फिनलैंड। भारत की अगर बात करें दोस्तों तो भारत का जो रैंक आता है दोस्तों 139 यहाँ है, ठीक है, 139। अगर बात करें दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, मतलब विश्व में किस देश में प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अधिक है, इसमें अगर बात करें दोस्तों भारत की जो रैंक है दोस्तों, इसमें अगर भारत की रैंक की बात करें दोस्तों तो वह है 142। कितनी है दोस्तों? 142 है। अगर बात करें जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये संस्था एक दोस्तों ये जारी करता है। और फर्स्ट पे कौन है? नॉर्वे है। और अगर बात करें भारत का रैंक तो आपको पता है 142 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल आपका जो जेंडर गैप इंडेक्स हो गया तो इसमें क्या हो गया? 140 रैंक हो गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा 2020 में इसका जो रैंक था दोस्तों क्या था? 112 था, ठीक है। देखिए पहले 2020 में सॉरी 2020 में था क्या था? 112 था। अब जो 2021 में हो गया कितना हो गया? 140 हो गया। यानी कहें तो हमारी स्थिति और क्या हो गई है? दयनीय हो गई और ख़राब हो गया है, ठीक है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक क्या है दोस्तों? 53 है। और फर्स्ट पे कौन है? नॉर्वे है। और लास्ट पे कौन है? उत्तर कोरिया। जो सबसे बड़ा लोकतंत्र दोस्तों वो कौन है? भारत है। कौन है? भारत। और सबसे पुराना लोकतंत्र कौन है दोस्तों? सबसे पुराना लोकतंत्र है वो है अमेरिका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और लोकतंत्र सूचकांक में सबसे लास्ट में कौन है दोस्तों? तो यह है उत्तरी कोरिया। कौन है? उत्तरी कोरिया सबसे लास्ट में है, ठीक है। कुछ और तो ये आपके महत्वपूर्ण इंडेक्स थे। कुछ और इंडेक्स देख लेते हैं दोस्तों। एक है दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, है ना,
ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये भारत की मंत्रालय है दोस्तों, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ये जारी करता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 10 लाख से ऊपर आबादी वाले शहर में, है ना, राज्य में, तो आ गया दोस्तों वो है बंगलुरु। कौन है? बंगलुरु। और 10 लाख से कम आबादी में कौन है? शिमला है। ठीक है, फर्स्ट पे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना होगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में दोस्तों, तो देखिए ये जारी करने वाला संस्था है दोस्तों जर्मन वाच। कौन जारी करता है? जर्मन वाच जारी करता है। ठीक है, और इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पे कोई भी देश नहीं है। ठीक है, यानी पर्यावरण प्रदर्शन का मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है दोस्तों, आपने कितना अच्छा काम किया इस पे, मतलब कोई भी देश, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे कोई देश नहीं है। चौथे पे कौन है? स्वीडन है। और भारत कितने पे है? 10 है। ओवरऑल 57 देशों में, कितने में? 57 देशों में भारत कितने पे है? 10 पे है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है दोस्तों भारत की। इसमें जो है दोस्तों, ये दिखाता है दोस्तों, ये जो इंडेक्स है दोस्तों, ये बताता है कि किस देश में, है ना, कितने भूखमरी कितनी है दोस्तों, यानी कितने लोग भूखे रह जाते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें दोस्तों तो टोटल 107 देशों में इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत को अगर रैंक मिला है तो 94 रैंक मिला है। और इसमें जो सबसे लास्ट स्थान पे है दोस्तों चाड है। कौन है? चाड है। तो इस याद बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है, मतलब हम लोग 94 नंबर पे हैं। ठीक है, यानी हमारे यहाँ भुखमरी क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, एक और इंडेक्स है दोस्तों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें अगर देखें दोस्तों तो इसमें जो है भारत का जो रैंक है दोस्तों इस समय 84 है। अप्रैल 2000, देखिए यह एक साल में 2 बार जारी हो गया है। जनवरी में जारी किया गया है, उसको Q1 बोला गया है, और इसमें भारत का रैंक क्या था? 85। लेकिन अब अप्रैल में क्या हो गया? भारत का रैंक क्या हो गया? 84 हो गया। ठीक है, भारत का रैंक क्या हो गया? 84 हो गया। ये सारी चीज़ आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये था कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स जो आपको याद रखना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वारा लिखित कहानियों में काल्पनिक शहर मालगुडी सेटिंग था, किसका है दोस्तों? तो ये है R.K. नारायण का क्या है दोस्तों? ये बुक था दोस्तों, है ना, तो इसे आप याद रखिएगा। और भारत में माल सेवा कर लागू किया गया। माल सेवा कर मतलब क्या? GST दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों भारत में अगर GST की बात करें दोस्तों तो 1 जुलाई 2017 में क्या किया था? लागू किया गया था। ठीक है, GST से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों जो हम देख लेते हैं। अगर बात करें दोस्तों जिस GST की, तो विश्व में सबसे पहला जो देश था जिसने GST जारी किया था दोस्तों वह था फ्रांस। और फ्रांस था दोस्तों, और कब जारी किया था? 1954 में जारी किया था। कब? 1954 में जारी किया था फ्रांस, है ना, GST लागू किया था। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों भारत में जो कनाडा जो है दोस्तों, भारत में जो GST है वो किसके मॉडल पे है दोस्तों? तो जो भारत में GST है दोस्तों वह कनाडा मॉडल पे। किस में? कौन मॉडल पे? कनाडा मॉडल पे है दोस्तों भारत में GST। ठीक है दोस्तों, जो GST है दोस्तों 122वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? इसको पारित किया गया था। लेकिन इसको लागू किया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसको 101वें संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा दोस्तों। विश्व जो GST परिषद था दोस्तों उसमें कुल कितने सदस्य थे? उसमें कुल 13 सदस्य थे, है ना, कितने, सॉरी, कुल कितने थे? 33 सदस्य थे, है ना, कुल 33 सदस्य। अगर बात करें दोस्तों तो GST जो है किस समिति की सिफारिश पे जारी किया गया था? तो GST दोस्तों यह जारी किया गया था दोस्तों विजय केलकर समिति की सिफारिश पे जारी किया गया था। ठीक है, अगर बात करें तो GST लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो असम था। कौन था? असम। GST लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य था कौन था? असम था। ठीक है, और दूसरा कौन था? तो दूसरा था बिहार। कौन था? बिहार। अगर बात करें अंतिम राज्य कौन था? तो अंतिम राज्य दोस्तों वो था जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर GST लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य था। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों GST की, तो GST जो है लोकसभा से 3 अगस्त 2016 को ही पारित हो गया था। ठीक है, और राज्यसभा से दोस्तों 8 अगस्त 2016 को पारित हुआ था। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों किसी भी बिल को पारित होने के लिए जरूरी है राष्ट्रपति की मंजूरी। तो राष्ट्रपति ने इस पे मंजूरी यानी साइन अपना कब किया? तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? साइन कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखने होंगे। जो GST है दोस्तों, है ना, GST इसमें 17 प्रत्यक्ष कर को सम्मिलित किया गया है ना, कितने? 17 प्रत्यक्ष कर को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, GST जो अगर कोई पंजीकरण आप कराते हैं GST का, तो उसमें जो अंक होते हैं ना, उनकी संख्या में कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। यानी GST पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखने होंगे।
ठीक है। अगर बात करें दोस्तों जीएसटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं जीएसटी परिषद के, तो वह होते हैं अपने वित्त मंत्री, और इसमें वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, यानी वह जीएसटी परिषद के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखने होंगे। अगर बात करें दोस्तों जीएसटी का जो प्रस्ताव था वो कब लाया गया था, तो जीएसटी का प्रस्ताव दोस्तों 2000 में लाया गया था। कितने में, 2000 में जीएसटी का प्रस्ताव लगाया गया था, मतलब लाया गया था। जीएसटी चोरी के उपरांत अगर आपको जीएसटी चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपको 5 वर्ष का कारावास हो सकता है ना, 5 वर्ष का कारावास क्या हो सकता है। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई दोस्तों, तो जीएसटी परिषद की स्थापना की गई 12 सितंबर 2016 को की गई थी, है ना, 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। दोस्तों जीएसटी में कितनी दरें हैं दोस्तों, जीएसटी में टोटल 5 दरें हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, जीएसटी में जो टोटल 5 दरें, पहला तो है 0%, है ना, दूसरा है दोस्तों 5%, तीसरा है 12%, और चौथा है दोस्तों 18%, और पांचवा है दोस्तों 28%। ये जीएसटी की क्या है, दरें हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप इसको याद रखेंगे। चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन बता दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको पता है जीएसटी का फुल फॉर्म तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रोलेट एक्ट 1919 का विरोध किया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों रोलेट एक्ट जो है दोस्तों, है ना, 1919 का जो विरोध किया गया था, यानी रोलेट कब पारित किया गया था, तो आपको पता है दोस्तों रोलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसमें इसका विरोध दोस्तों इसमें जो क्या था, इसमें अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार जो थे दोस्तों, यानी जो आपके जो मौलिक अधिकार थे दोस्तों, है ना, जो दिया गया था नागरिकों का मौलिक अधिकार दोस्तों, वह उसको मतलब क्या कर दिया गया था, उस पर अंकुश लगा दिया गया था, और पुलिस के अधिकार को मतलब बढ़ा दिया गया था, यानी आप किसी कुछ कहने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, है ना। रोलेट एक्ट जो इसको आपने इसको काला कानून का नाम दिया गया है दोस्तों, रोलेट एक्ट को। ठीक है, यानी इसमें पुलिस के अधिकार को बढ़ा दिया गया था। अगर कोई प्रेस वाला है दोस्तों, तो वह मतलब अपनी इच्छा अनुसार छाप नहीं सकता, खबर नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थे, इसलिए यानी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों, उसको क्या कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें दोस्तों, तो EEG निम्न में से किस बीमारी के निदान के लिए निकाला जाता है दोस्तों, है ना। तो जो EEG है दोस्तों, इसका संबंध किससे है, मस्तिष्क से है। कैसे है, किससे, मस्तिष्क से इसका संबंध है। ठीक है, हृदय के लिए दोस्तों एक होता है ECG होता है, क्या होता है, ECG, इसका संबंध किससे है दोस्तों, हृदय से संबंधित है। ठीक है, तो इसे याद रखिए दोस्तों। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कैंसर के जो टेस्ट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एलिसा टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिसा। कैंसर के टेस्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, हमें एलिसा बोलते हैं। ठीक है, चलिए भारत का सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, वह कौन है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वह कौन है, कोलकाता उच्च न्यायालय है दोस्तों। कौन है, कोलकाता उच्च न्यायालय। इसकी जो स्थापना की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। कब हुई थी, 1962 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सॉरी 1900 गलती बोल गई, 1862 में दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है दोस्तों कौन है, वह है कोलकाता। अगर बात करें दोस्तों जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, ठीक है, तो जो 1861 का जो अधिनियम था दोस्तों ना, न्यायालय अधिनियम, इसके तहत 1 जुलाई 1862 को दोस्तों फोर्ट विलियम में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के मतलब उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था दोस्तों। ठीक है, और इसके जो पहले दोस्तों, है ना, पहले जो न्यायाधीश थे दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों, वह कौन थे, बांस पीकाक हैं दोस्तों। कौन है, बांस पीकाक। और वर्तमान में कौन है, टीबी राधाकृष्णन है दोस्तों। कौन है, टीबी राधाकृष्णन दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों भारत में तो टोटल दोस्तों 25, है ना, टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों। और सबसे जो पुराना है दोस्तों आपका हो गया कोलकाता, और सबसे जो अंतिम है दोस्तों वह कौन है, अमरावती, है ना। कौन है, अमरावती, और एक तेलंगाना का है। ठीक है, किसका है, तेलंगाना का। तो 25वां जो आपका उच्च न्यायालय कौन है दोस्तों, अमरावती है। ठीक है, और इसके जो अगर बात करें दोस्तों, इसके न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश, तो वह है हिमा कोहली। कौन है, हिमा कोहली। इसके तेलंगाना उच्च न्यायालय के यानी जो अमरावती न्यायालय है उसके न्यायाधीश कौन है, हिमा कोहली हैं। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों भारत में टोटल कितने हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पर
आपको पता है कि टोटल कितने 28 राज्य हैं दोस्तों, है ना। तो किन किन राज्यों का अपना उच्च न्यायालय नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जो गोवा है दोस्तों, है ना, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये जो राज्य हैं दोस्तों, इनका अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है दोस्तों। और दिल्ली आपका एकमात्र दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है। बाकी सभी जो केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, उसका दिल्ली आपका उसका अपना क्या है, उच्च न्यायालय है, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पर जो कुछ आपके राज्य हैं दोस्तों जो आते हैं किस राज्य के न्यायालय के अधीन आते हैं, जैसे अगर बात करें दोस्तों अंडमान निकोबार दोस्तों, तो यह कोलकाता न्यायालय के अधीन आता है दोस्तों, है ना। यानी कोलकाता न्यायालय जो है होता है वह उसके अंतर्गत अंडमान निकोबार, यानी कह सकते हैं अंडमान निकोबार का न्यायालय भी कौन है, कोलकाता है। लक्षद्वीप की बात करें दोस्तों तो लक्षद्वीप केरल के अंतर्गत आता है। पुडुचेरी की बात करें दोस्तों, पुडुचेरी किसके अंतर्गत आता है, चेन्नई के अंतर्गत आता है। दमन और दीव की बात करें दोस्तों तो दमन दीव आपके आता है किसमें, बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और दोस्तों हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, इन तीनों का जो न्यायालय है दोस्तों, यह हरियाणा न्यायालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों आपको याद रखने होंगे। तो ये आपके टोटल 25 ये आपके टोटल क्या थे, 25 उच्च न्यायालय थे दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें दोस्तों पहली जो महिला न्यायाधीश है दोस्तों, है ना, पहली उच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश हैं दोस्तों, वो हैं अन्ना चांडी। कौन है दोस्तों, अन्ना चांडी पहली महिला न्यायाधीश। और पहली उच्च न्यायालय की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश कौन है दोस्तों, तो वह है दोस्तों नीला सेठ दोस्तों। कौन है, नीला सेठ जो है दोस्तों पहली मुख्य हाई कोर्ट की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश कौन है, नीला सेठ है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश कौन है दोस्तों, पहली महिला न्यायाधीश कौन है दोस्तों, तो वह है फातिमा बीबी। कौन है, फातिमा बीबी। तो ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन दोस्तों, इसको आपको याद रखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।